नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विपक्ष की एकता को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। 23 जून को पटना में होने वाली बैठक में वो शामिल नहीं होंगे। पारिवारिक कार्यक्रम के चलते बैठक में वो शामिल नहीं होंगे, ये बड़ी वजह उन्होंने बताई है। विपक्षी बैठक के सफल होने के लिए पत्र लिखकर शुभकामनाएं भी यहां पर दी गई है। तो जयंत चौधरी जिन्होंने पत्र लिखा है, आपको बता दें 23 जून को विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश यहां पर की जाएगी। नीतीश कुमार के जरिए सभी को निमंत्रित किया गया है, जितने भी विपक्षी दल हैं। लेकिन इसी बीच विपक्ष की एकता को यहां झटका लगा है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और ये कहा है कि 23 जून को पटना में जो बैठक होने वाली है वो उसमें शामिल नहीं होंगे। हालांकि इसकी वजह उन्होंने पारिवारिक कार्यक्रम को बताया है और ये कहा है कि वो बैठक में शामिल नहीं हो सकेंगे। विपक्षी बैठक के सफल होने के लिए पत्र लिखकर शुभकामनाएं भी उन्होंने दी है। तो अब देखना होगा कि 23 तारीख को क्या कुछ होता है, क्या विपक्षी एकता दिखाई देती है, कौन से विपक्षी दल पहुंचते हैं कि नहीं। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगा है। ये पत्र की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जयंत चौधरी ने ये पत्र लिखकर नीतीश कुमार से कहा है कि वो 23 जून को पटना में होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। पीयूष, यहाँ पर बैठक शुरू होने से पहले ही झटका लग गया है। जयंत चौधरी ने पत्र लिखकर नीतीश कुमार से ये कह दिया है कि वो बैठक में शामिल नहीं होंगे। हालांकि उसकी वजह पारिवारिक बताई है, कहा है कि पारिवारिक कार्यक्रम है जिसके चलते वो बैठक में शामिल नहीं होने वाले हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कवायद चल रही है और इसी कड़ी में कल एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। हालांकि तमाम जो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला है वो आज ही बिहार के पटना में शुरू हो गया है। इसी बीच जयंत चौधरी का एक पत्र सामने आया है और सीधे तौर पर उन्होंने ये लिखा है कि वो इस विपक्ष की होने वाली बैठक में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि इसके पीछे उन्होंने बाकायदा पारिवारिक कार्यक्रम के चलते इस बैठक में शामिल नहीं होने की वजह जरूर बताई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक के लिए कहीं न कहीं शुभकामनाएं दी है और कहा है कि इसके सफल होने के लिए कहीं न कहीं विपक्षी दलों को शुभकामनाएं पहले से ही। और निश्चित रूप से एक बड़े झटके के तौर पे भी इसे देखा जा रहा है कि आखिर क्या वाकई में कोई पारिवारिक वजह है या वाकई में या कोई दूसरी वजह है कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी इस पूरे बैठक में कहीं ना कहीं सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़े झटके के तौर पे भी जरूर देखा जा रहा है। हालांकि पारिवारिक कार्यक्रम का हवाला जयंत चौधरी दे रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से जयंत चौधरी की बात करें या तमाम नेताओं की बात करें, तमाम विचारधारा के विपक्षी दल हैं उनको एक ही मंच पर लाने की बिल्कुल पीयूष, अब देखना होगा कि 23 जून को क्या विपक्षी एकता दिखती है कि नहीं, कौन कौन से विपक्षी दल हैं जो इस बैठक में शामिल होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। पिथौरागढ़ से खबर आपको बता दें, जहां मुनस्यारी में बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर है, आपको बता दें हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद 3 लोग लापता हैं। आपको बता दें कि यहां पर अनियंत्रित होकर जीप जो थी वो खाई में गिरी, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुनस्यारी जहां पर बड़ा हादसा हो गया है, जीप खाई में गिर गई जिसके चलते 8 लोगों की मौत हो गई है और इस हादसे में 3 अभी भी लोग जो कि लापता है, जिसकी तलाश में भी पुलिस लगी हुई है। तो यहां आपको बता दें कि बड़ा हादसा हुआ है, 3 लोग लापता है जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। हालांकि जैसे यह हादसा हुआ, अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखने को मिला। बागेश्वर के सामा से होकर ये जो जीप थी वो जा रही थी और इस समय मुनस्यारी में ये बड़ा हादसा जिसकी खबर अब सामने आ रही है। जीप खाई में गिरी जिसके चलते 8 लोगों की मौत हो गई है और वहीं आपको बता दें कि हादसे में 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिसकी तलाश में पुलिस अभी भी लगी हुई है। बागेश्वर के सामा से होकर होकारा जा रही थी ये जीप और उस समय यह हादसा हुआ। तो बड़ा हादसा है, बड़े हादसे की खबर है। 8 लोगों की इसमें मौत हो गई है। अफरा तफरी का माहौल उस समय देखने को मिला जब जीप जो है वो खाई में जा गिरी। 3 लोग इसमें लापता बताए जा रहे हैं, जिसकी तलाश में फिलहाल पुलिस जो है वो लगी हुई है। लेकिन
जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी लगती है, मौके पर पहुंचती है, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। 8 लोगों को मृत घोषित कर दिया जाता है, जिसके बाद सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि जीप खाई में गिरी अनियंत्रित होकर, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है और 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार रेस्क्यू कर रही है। बागेश्वर से सामा से होकर सुदीप जैन, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ गए। जल्दी जानकारियों से लेते हैं, कैसे ये हादसा हुआ, कितने लोग थे इस जीप पर सवार और जो लोग लापता है उसकी तलाश में पुलिस फिलहाल क्या कुछ कर रही है? जी देखिए, बहुत दूरस्थ स्थान है जहां ये हादसा हुआ है। बागेश्वर से एक वाहन में सवार होकर 12 लोग मुंशियारी के पास एक पूजा कार्यक्रम के लिए जा रहे थे। होकर एक स्थान पड़ता है जहां ये वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिरा है। 8 लोगों की मौत की खबर अनाधिकारिक रूप से अभी सामने आई है। अभी आधिकारिक रूप से कोई इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है और 3 लोग लापता हैं। हो सकता है वो गाड़ी से छिटक गए हो या उन्होंने अलग हटने बचने का प्रयास किया हो। डीएम बागेश्वर से थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है, जो अनुराधा पाल है, उन्होंने इस घटना की पुष्टि तो की ही है, हालांकि मृतकों की संख्या स्पष्ट नहीं की है। उनका कहना है कि जो घटनास्थल है वो देखना होगा कि दूर है। आगे क्या कुछ होता है, कैसे रेस्क्यू किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा उत्तराखंड के लिए भी यादगार बन गई है। खासकर उत्तराखंड के किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को हमेशा याद रखेंगे। पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को उत्तराखंड के लंबे चावल उपहार स्वरूप भेंट किए हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की बासमती को पहचान दिलाने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया है। आपको बता दें कि अमेरिका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद के रूप में उत्तराखंड के चावल अमेरिका के राष्ट्रपति को सौंपे हैं। वहीं इसी बीच आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। दोनों पक्षों से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, 1500 जोड़ों का सामूहिक विवाह के बंधन से जुड़ने के इस अवसर पर मैं प्रदेश सरकार की ओर से आप सबको, सभी परिवारजनों को, उनके नातेदार रिश्तेदार आए होंगे, उन सबको हृदय से बधाई देता हूं और प्रदेश सरकार की ओर से अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, ये 1500 जोड़े कितने सौभाग्यशाली हैं, किनके शादी ब्याह के कार्यक्रम में इस पूरे मंच को आने का अवसर प्राप्त हुआ। अगर घर में कोई शादी ब्याह करता तो मेरे पास भी समय नहीं हो पाता, माननीय सांसदों के पास भी, माननीय विधायकों के पास भी, महापौर जी के पास भी समय नहीं हो पाता। व्यक्ति 1, 2, 3 क्या जा सकता है, 1500 लोगों के घर एक साथ थोड़े जा सकता है। और 1500 तो एक पक्ष है, 1500 दूसरा पक्ष है, यानी 3000 लोगों के घर में एक व्यक्ति एक दिन में नहीं जा सकता। लेकिन जब सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हुआ है तो 1500 यानी 3000 जो दोनों वर और दुल्हन दोनों पक्षों को मिलाकर के देखें तो इतने लोगों के साथ एक साथ जुड़ने का यह अवसर हम सबको प्राप्त हुआ, मुझे भी प्राप्त हुआ, हमारे दोनों सांसदों को प्राप्त हुआ, महापौर और हमारे सभी विधायकों को प्राप्त हुआ है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी गरिमा की रक्षा, मातृशक्ति के सशक्तिकरण और साथ साथ अगर समाज में कहीं कोई विकृति है, उस विकृति के खिलाफ समाज को मिलकर के कार्य करना चाहिए, उस दृष्टि से सामूहिक विवाह के कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रारंभ किया है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश में अब तक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत
2 लाख से अधिक बालिकाओं की शादी इस व्यवस्था के अंतर्गत अब तक संपन्न हुई है। श्रम योजना के अंतर्गत अलग है, समाज कल्याण विभाग के द्वारा गरीब कन्याओं की शादी के लिए दिया जाने वाला अनुदान अलग है। ये केवल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 2017 में जब हम लोगों ने योजना चलाई थी, पहले 2 वर्ष हम लोगों ने 31,000 रुपये प्रति विवाह का उपलब्ध करवाया, लेकिन बाद में महंगाई आदि को देखते हुए हमें यह राशि बढ़ानी पड़ी और यह राशि अब 51,000 प्रति जोड़े उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है और 51,000 रुपये के हिसाब से इस कार्यक्रम में यह धनराशि खर्च होती है। दूसरा, दहेज मुक्त विवाह होता है। दहेज एक सामाजिक कुरीति है और इस सामाजिक कुरीति के खिलाफ समाज को खड़ा होने के लिए तैयार होना होगा और आज यह दृष्टि भी इसके माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। भाइयों बहनों, एक प्रयास, सामूहिकता का एक प्रयास। डबल इंजन की सरकार हर हाल में महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति अभियान के साथ जुड़ करके कार्य करने उचित नहीं है। वैसे संभव है कि एक राउंड की बैठक में सहमति न बन पाए, लिहाजा छोटी छोटी बैठकों का भी प्लान है जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में हो सकती है। टारगेट एक ही है, बीजेपी को रोकना। इसके लिए हर सीट पर सीधे मुकाबले की रणनीति बनाई जा रही है। हर सीट पर जो पार्टी ताकतवर है उसके पीछे पूरा विपक्ष अपनी ताकत लगा दे। हर पार्टी एक दूसरे को ईमानदारी से स्पेस दे। कुल 540 में से कम 450 सीटों पर सीधे मुकाबले की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। वैसे इस गणित के हिसाब से कांग्रेस के हिस्से में 285 से ज्यादा सीटें नहीं आने वाली, जिस पर कांग्रेस मान जाएगी इसको लेकर संदेह है। कांग्रेस राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, कर्नाटक में मजबूत है, जहां कांग्रेस को आगे रखना होगा। तो बिहार, यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली में कांग्रेस को बैक सीट पर रहना होगा। वैसे विपक्षी एकता की इस गोलबंदी के बीच ये जानना जरूरी है कि साल 2019 में जिस तरह से विपक्षी एकता का नारा बुलंद किया गया उसका क्या हश्र हुआ। आंकड़े बताते हैं कि अगर पूरा विपक्ष भी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा होता तो भी मोदी को रोकना नामुमकिन था। 2019 में बीजेपी ने 303 में से 224 सीटें 50% से ज्यादा वोट पाकर जीती थी। 79 ऐसी सीटें जीती थीं जहां बीजेपी को 50% से कम वोट मिले थे, लेकिन इनमें सिर्फ 48 सीटें ही ऐसी। तो इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।